नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी परिवार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस कड़ी के अंदर हमारा जो राजनीति विज्ञान, जिसे हम लोग नागरिक शास्त्र के अंतर्गत भी जानते हैं, तो दोस्तों इसके अंतर्गत हम लोग आपके टीजीटी, पीजीटी और नेट से संबंधित साथ ही साथ जो आपका डीएसबी, यूपी पीसीएस और आपके यूपीएसआई, साथ ही दोस्तों सोशल साइंस के अंतर्गत जो आपका बनने वाले राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उस श्रृंखला के अंदर चल रहे हैं। यहाँ पे सभी प्रश्न दोस्तों आपके प्रीवियस प्रश्नों में पूछे गए हैं। एक तरीके से आप इसे प्रैक्टिस सेट की तरह लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा जो प्रश्न। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज हमारे जो प्रश्नों का सिलसिला है। तो पहला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं, कौन मानता है दोस्तों? व्यक्तिवादी, मार्क्सवादी, अराजकतावादी या सर्वाधिकारवादी? तो बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, राज्य को अनावश्यक बुराई कौन मानता है? तो दोस्तों जो राज्य को अनावश्यक बुराई के रूप में मानते हैं वो मानते हैं अराजकतावादी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य को अन्य समुदाय की भौतिक समुदाय मानते हैं, राज्य को अन्य समुदाय की तरह ही भौतिक समुदाय मानते हैं, कौन मानता है दोस्तों? बहुलवादी, मार्क्सवादी, अराजकतावादी या सर्वाधिकारवादी? तो बताइए दोस्तों फटाफट। तो दोस्तों जो राज्य को अन्य समुदाय की भांति ही, ठीक है दोस्तों, समुदाय मानते हैं, यहाँ भांति कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ राज्य को अन्य समुदाय की भांति समुदाय मानते हैं, वो मानते हैं दोस्तों बहुलवादी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, तो बहुलवादी मानते हैं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य को सर्वोच्च संस्था के रूप में मानते हैं, कौन मानता है दोस्तों? सर्वाधिकारवादी, मार्क्सवादी या अराजकतावादी या बहुलवादी? तो जल्दी से गेस करें दोस्तों, बताइए फटाफट कौन मानता है कि राज्य को एक सर्वोच्च संस्था के रूप में? तो दोस्तों जो आपको राज्य को सर्वोच्च संस्था के रूप में मानते हैं वो मानते हैं दोस्तों सर्वाधिकारवादी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सर्वाधिकारवादी ही दोस्तों राज्य को सर्वोच्च संस्था के रूप में इसे मानते हैं। आगे चलिए, अगला देखिए दोस्तों, राज्य की आत्मा है, क्या है? जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार या संप्रभुता? तो बताइए दोस्तों जल्दी से, राज्य की आत्मा के अंतर्गत स्टेट ऑफ सोल क्या है? तो दोस्तों जो राज्य की आत्मा है वो है आपका संप्रभुता। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि राज्य के कुल 4 आवश्यक तत्व हैं, ठीक है दोस्तों। तो 4 आवश्यक तत्वों में आपका जनसंख्या, निश्चित भूभाग है, सरकार है और संप्रभुता। तो उसमें जो सर्वोपरि माना जाता है दोस्तों उसे संप्रभुता कहते हैं। इसी को दोस्तों कभी कभी लिखा रहता है सर्वोच्च शक्ति, ठीक है दोस्तों। तो सर्वोच्च शक्ति भी कह सकते हैं, आपको सुपीरियर कह सकते हैं दोस्तों, या संप्रभुता कह सकते हैं। अगर दोस्तों इस शब्द की बात कही जाए, जो संप्रभुता शब्द है वो दिया था आपके बोंदा ने, ठीक है दोस्तों, बोंदा ने इस विचारधारा को दिया था। तो यहाँ पे दोस्तों राज्य की जो आत्मा के रूप में है वो संप्रभुता है या सर्वोच्च शक्ति के रूप में है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, या किसने कहा था? हॉब्स ने, जॉन लॉक ने, या हार्बर्ट स्पेंसर ने, या टी.एच. ग्रीन ने? तो बताइए सो, किसने कहा था जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं? तो दोस्तों ये कथन है आपका जॉन लॉक महोदय का। जॉन लॉक दोस्तों उदारवाद के जनक हैं, ठीक है दोस्तों। इनकी जो विचारधारा हैं वो पूर्णतः उदारवादी के रूप में भी देखी जाती है, तो उदारवाद के जनक के रूप में माने जाते हैं। तो इन्होंने आपको कोटेशन दिया दोस्तों, जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रभुसत्ता किसका आवश्यक लक्षण है? राज्य का, समाज का, संसद का या न्यायपालिका का? तो बताइए दोस्तों, जो आपका प्रभुसत्ता है जिसे हम लोग संप्रभुता कहते हैं, ठीक है दोस्तों, अभी हमने देखा पीछे। तो दोस्तों बताइए जैसे, जो आपका प्रभुसत्ता किसका आवश्यक तत्व है या किसका आवश्यक लक्षण है? तो दोस्तों ये आपका है राज्य का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राज्य का ही आवश्यक तत्व के रूप में दोस्तों प्रभुसत्ता को माना जाता है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, राज्य शब्द का अंग्रेजी रूपांतर स्टेट है, ठीक है दोस्तों। जो स्टेटस शब्द से बना है, किस शब्द से बना है दोस्तों? स्टेटस शब्द से बना है। स्टेटस शब्द कौन सी भाषा से उत्पन्न हुआ है बताना है। तो देखिए, इटालियन भाषा से, स्पेनिश भाषा से, या ग्रीक भाषा से, या लैटिन भाषा से? तो प्रश्न को एक बार फिर देखिए दोस्तों, राज्य शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण स्टेट होता है, जो स्टेटस शब्द से बना है। स्टेटस शब्द कौन सी भाषा से उत्पन्न हुआ शब्द है बताना है।
तो दोस्तों ये आपका हुआ है लैटिन भाषा से। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्न में से किसके साथ संबद्ध है? हेगल के, रूसो के, लास्की के या गांधी के? तो प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा बताना दोस्तों किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये आपके जो हॉब्स लॉक रूसो हैं, जो प्रकृतिवादी विचारकों के अंतर्गत, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात दोस्तों रूसो करता है। आगे चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, राज्य शब्द का आधुनिक युग में सर्वप्रथम प्रयोग किस विचारक ने किया था? रूसो ने, हॉब्स ने, मैकियावेली ने या जे.एस. मिल ने? तो बताइए सो फटाफट किसने किया था? तो दोस्तों जो आपका राज्य शब्द का आधुनिक युग में सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो मैकियावेली ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसे दोस्तों आधुनिक युग का शिशु भी कहा जाता है। इसने एक पुस्तक लिखी थी प्रिंस, ठीक है दोस्तों, बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, आप याद रखिएगा। प्रिंस जो पुस्तक लिखी है वो मैकियावेली ने लिखी है। आगे चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं से होती है परंतु इसका उद्देश्य सद्जीवन की सीढ़ी के लिए बना रहता है। यह कथन किसका है? प्लेटो का, अरस्तू का, कार्ल मार्क्स का या मैकियावेली का? तो प्रश्न देखिए फिर से दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं से होती है परंतु इसका उद्देश्य सद्जीवन की सीढ़ी के लिए बना रहता है। यह कथन किसका है? तो कथन दोस्तों आपके अरस्तू महोदय का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो अरस्तू ने पॉलिटिक्स से जो पुस्तक लिखी है दोस्तों, इसमें इसने राजनीति के विषय में बताया है। तो आगे चलिए, इंपॉर्टेंट कोटेशन है दोस्तों, आप इसे स्क्रीनशॉट भी लिए करिए या आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। राज्य का आधार शक्ति नहीं वर्ण इच्छा होती है। यह कथन किसका है? जे.एस. मिल का, टी.एच. ग्रीन का या जेरमी बेंथम का या जॉन लॉक का? तो बताइए दोस्तों, जो राज्य का आधार शक्ति नहीं वर्ण इच्छा है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन आपका है, ठीक है, टी.एच. ग्रीन का। तो ग्रीन महोदय का दोस्तों आपका कथन है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये राज्य का आधार शक्ति नहीं वर्ण इच्छा होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन सा एक सही कथन है? ऑप्शन देखिएगा, राज्य और सरकार दोनों पर्यायवाची हैं, सरकार का एक आवश्यक तत्व राज्य है, राज्य कृत्रिम है जबकि सरकार प्राकृतिक है, सरकार वह यंत्र है जो राज्य के उद्देश्यों को कार्य रूप देता है। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा कथन आपका सही है? तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका कथन सही है वो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सरकार वह यंत्र है जो राज्य के उद्देश्यों को कार्य रूप देता है। ये कथन आपका सही है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखा, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत अधिक वैज्ञानिक एवं तर्कसंगत माना जाता है? दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत या आपका शक्ति का सिद्धांत? तो बताइए सो फटाफट, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक वैज्ञानिक और तर्कसंगत माना जाता है? तो दोस्तों माना जाता है वो विकासवादी सिद्धांत को। तो ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। विकासवादी सिद्धांत को दोस्तों राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक वैज्ञानिक और तर्कसंगत सिद्धांतों में से माना जाता है। आगे चलिए, अगला प्रश्न है, लेवियाथन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? रूसो, प्लेटो, हॉब्स या मिल? बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों, बार बार एग्जाम पूछा भी जाता है। तो दोस्तों जो आपका लेवियाथन नामक पुस्तक है वो आपका लिखी है हॉब्स ने। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का आधार है? दैवी सिद्धांत का, शक्ति के सिद्धांत का, सामाजिक समझौते के सिद्धांत का या विकासवादी सिद्धांत का? तो यहाँ पे देखिएगा, राजनीतिक चेतना की बात कर रहा है दोस्तों। राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का आधार है? तो दोस्तों ये आधार है आपका विकासवादी सिद्धांत का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विकासवादी सिद्धांत के अंतर्गत दोस्तों राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, जॉन लॉक द्वारा चित्रित प्राकृतिक अवस्था का लक्षण क्या है?
सतत संघर्ष, शांति और सहयोग की अवस्था, परम आनंद और सुख की अवस्था, या व्यक्तित्व संपत्ति का अभाव। तो बताइए सो फटाफट कि जॉन लॉक द्वारा चित्रित जो प्राकृतिक अवस्था है वो किसका लक्षण है या किस विशेषता के अंतर्गत है। तो जो उदारवादी जो विचारक दोस्तों जॉन लॉक है, उसका जो आपका यहाँ पे चित्रित प्रकृति अवस्था है वो शांति और सहयोग की अवस्था के अंतर्गत वो बात करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, आगे देखिएगा, रूसो के अनुसार प्रभुसत्ता निवास कहाँ पर है। रूसो के अनुसार प्रभुसत्ता का निवास स्थान कहाँ पर है। तो सम्राट में होता है, या संसद में होता है, या सामान्य इच्छा में होता है, या सरकार की सर्वोच्चता में होता है। तो बताइए सो रूसो के अनुसार जो प्रभुसत्ता निवास करती है कहाँ करती है। तो दोस्तों जो करती है वो आपका सामान्य इच्छा में करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में कौन सा राज्य का ऐच्छिक कार्य है। न्याय प्रबंध करना, बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना, या शांति व्यवस्था बनाए रखना, या विदेशी आक्रमणों से रक्षा करना। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता होगा कि राज्य के दो कार्य होते हैं, एक ऐच्छिक कार्य होता है, एक अनैच्छिक कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, जिसे हम लोग एक अनिवार्य कार्य कर सकते हैं, एक इच्छुक कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐच्छिक कार्य बताना है, यानी इच्छा हो तो करे या ना करे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कराना ये राज्य का ऐच्छिक कार्य के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, और सभी आपके यहाँ पे अनिवार्य कार्य के अंतर्गत आते हैं। न्याय प्रबंध कराना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, और विदेशी आक्रमणों से रक्षा करना। आगे देखिएगा, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक कौन था। लेनिन, स्टालिन, जेम्स मिल, या कार्ल मार्क्स। तो बताइए इसको कौन था। तो यहाँ पे जो दोस्तों वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक था वो था आपका दोस्तों कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स जो दोस्तों इसने दास कैपिटल, ठीक है, दास कैपिटल नामक पुस्तक भी लिखी है, जो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, पूछा भी जाता है, दास कैपिटल। ठीक है दोस्तों, और ये एक जर्मनी का, ठीक है दोस्तों, एक विचारक था जिसने साम्यवाद, इसे दोस्तों साम्यवाद के जनक के रूप में भी जाना जाता है, साम्यवादी विचारधारा के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक के रूप में भी जाना जाता है। आगे चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, यह किसने बताया कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, निर्धन, कुशित और पशुतुल्य और क्षणिक था। या किसने बताया कि दोस्तों प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी था, निर्धन था, कुशित था, पशुतुल्य और क्षणिक था। हॉब्स ने, रूसो ने, या लॉक ने, या मिल ने। तो बताइए सो किसने कहा था, किसने बताया था। तो दोस्तों ये बताया था आपका हॉब्स ने। ऑप्शन नंबर, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। हॉब्स ने दोस्तों प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी आपका, ठीक है दोस्तों, निर्धन और पशुतुल्य के रूप में इसे बताया था। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य इतिहास का फल है यह कथन किसका है। हॉर्स का, सीले का, बार्गेस का, या रूसो का। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो राज्य इतिहास का फल है यह कथन आपका है बार्गेस महोदय का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बार्गेस महोदय का कथन था। अगर दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न घुमाया जाए, कहा जाए राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का फल नहीं और इतिहास के बिना राजनीति की जड़ नहीं, तो ये कथन दोस्तों आपका है सीले का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आपका राजनीति विज्ञान इतिहास के बिना जड़ नहीं और राजनीति विज्ञान इतिहास के बिना आपका फल नहीं, तो इस प्रकार जो कथन का आपका था वो सीले महोदय का था। यहाँ पे ये भी प्रश्न पूछा जाता है। आगे चलिए, अगला प्रश्न देखिए, हॉब्स के अनुसार मानव स्वभाव कैसा था। विचारवान एवं दयालु था, दैवी प्रवृत्तियों वाला था, स्वार्थी या झगड़ालू था, या शांत प्रेमी अच्छा था। तो कौन था दोस्तों, बताना है, जल्दी से बताइए फटाफट। तो दोस्तों जो हॉब्स के अनुसार मानव स्वभाव का जीवन था वो था आपका स्वार्थी और झगड़ालू था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिएगा, सरकार शासितों की सहमति पर आधारित है, यह कथन किसका है। मॉन्टेस्क्यू का, जॉन लॉक का, हॉब्स का, या लास्की का। तो बताइए सो, सरकार शासितों की सहमति पर आधारित होती है, यह कथन किसका है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए।
तो दोस्तों जो सरकार शासकों की सहमति पर आधारित होती है, ये कथन आपका जॉन लॉक का है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, अगला देखिएगा दोस्तों, राज्य एक आवश्यक बुराई है या किसकी विचारधारा है? समाजवादियों की है, व्यक्तिवादियों की है, या आपका आदर्शवादियों की है, या अराजकतावादियों की है? दोस्तों इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर रखिएगा। तो दोस्तों आपका है व्यक्तिवादियों का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो व्यक्तिवादी दोस्तों आपका यहाँ पे दोस्तों जे एस मिल आपके, ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है दोस्तों, मिल। और आपका दूसरे आते हैं दोस्तों स्पेंसर महोदय, ठीक है। इनका नाम प्रसिद्ध रूप से व्यक्तिवादी विचारकों में लिया जाता है, जिन्होंने राज्य को आवश्यक बुराई के रूप में देखा है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम पूछा जाता है, राज्य ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किसका है? अरस्तु का, प्लेटो का, बेंथम का, या आपका हेगल का? तो बताइए सो, राज्य ईश्वर का अवतरण है या किसने कहा था? तो दोस्तों यहाँ पे कहा था आपका हेगल महोदय ने। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों अगर कहा जाए राज्य ईश्वर का बृहद रूप है, बृहद रूप, ठीक है, बृहद रूप है, यह कथन किसका है? तो चलिए दोस्तों देखते हैं, कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर दीजिए। यहाँ प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया जा रहा है कि राज्य ईश्वर का बृहद रूप है, तो ये कथन किसका है? तो बताइए दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। आगे चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, अरस्तु के अनुसार राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 5040, 10,000, या 20,000, या आपका 40,000? तो कितनी होनी चाहिए अरस्तु के अनुसार, जिसने अपनी पब्लिक पुस्तक में, जिसने अपनी पुस्तक जो आपका पॉलिटिक्स है उसमें लिखा था? तो बताइए सो जल्दी से, अरस्तु के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों होनी चाहिए आपकी 10,000, ठीक है, 10,000 की बात वो करता है दोस्तों अरस्तु। तो दोस्तों अगर प्रश्न आपसे यहाँ से घुमाया जाए कि प्लेटो के अनुसार, तो प्लेटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है, इस ऑप्शन में से एक है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलिए, वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है, यह कौन सी अवधारणा है, यह कौन सी विचारधारा के अंतर्गत आता है? आदर्शवादी, व्यक्तिवादी, समाजवादी, या गांधीवादी? तो बताइए सो किस विचारधारा के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों वो आता है, वह सरकार जो सबसे अच्छी है और सबसे कम शासन करती है, वो आता है दोस्तों व्यक्तिवादियों के अंतर्गत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो व्यक्तिवादी दोस्तों सरकार को सबसे अच्छा कब मानते हैं? जब कम शासन करती है, उसका मतलब कम समय पर वो शासन करे अच्छा, और वहाँ पे बदलाव होता रहे, इस प्रकार। आगे चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में आदर्शवादी विचारधारा की मान्यता है, क्या मान्यता है? राज्य अनावश्यक है, राज्य साध्य है, साधन नहीं, राज्य साधन है, साध्य नहीं, राज्य को समाप्त किया जाना चाहिए? तो इसमें से कौन सी मान्यता आदर्शवादी विचारधाराओं के अंतर्गत मानी जाती है दोस्तों? बताइए जल्दी से, फटाफट गेस करिए। तो आई होप दोस्तों आपने गेस किया होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। राज्य साध्य है, साधन नहीं, ये आपके आदर्शवादी विचारधाराओं के अंतर्गत मान्यता होती है। आगे चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, स्वतंत्रता वह सब करने और आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति है जो आनंद लेने योग्य है, यह कथन किसका है? टी.एच. ग्रीन का, जे.एस. मिल का, हेरोल्ड लॉसबेल का, या जी.डी.एच. कोल के? तो ये कथन किसने दिया था दोस्तों, बताना जल्दी से। स्वतंत्रता वह सब करने और आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति है जो आनंद लेने योग्य है, यह कथन किसके अंतर्गत है? तो यह कथन दोस्तों आपका है ग्रीन महोदय का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ग्रीन महोदय ने दोस्तों इस कथन को दिया था। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन व्यक्तिवाद का एक प्रतिपादक है? सुकरात, हार्बर्ट स्पेंसर, टी.एच. ग्रीन, और महात्मा गांधी। अभी दोस्तों आपको बताया गया था, तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों कि इनमें से कौन व्यक्तिवाद का प्रतिपादक है। तो यानी व्यक्तिवादी
के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों जाने जाते हैं वो आपके हर्बर्ट स्पेंसर महोदय। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, व्यक्तिवादी के रूप में हर्बर्ट स्पेंसर और आपके जे.एस. मिल जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, समाजवादी राज्य को मानते हैं, तो समाजवादी क्या मानते हैं दोस्तों राज्य को? एक नैतिक संस्था, एक शोषणकारी संस्था, या एक आवश्यक बुराई, या एक सकारात्मक अच्छाई। तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों, बताइए कि जो समाजवादी हैं वो राज्य को क्या मानते हैं। तो दोस्तों जो समाजवादी हैं राज्य को मानते हैं वो एक सकारात्मक अच्छाई। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसने कहा था कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता का पोल कल्पना है? टी.एच. ग्रीन ने, जे.एस. मिल ने, हेरोल्ड लासबेल ने, या जी.डी.एच. कोल ने। तो बताइए सो, आर्थिक समानता के अभाव में आपका राजनीतिक स्वतंत्रता का पोल कल्पना है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों जो आपका आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता का पोल कल्पना है, ये आपका है जी.डी.एच. कोल महोदय का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कोल महोदय ने दोस्तों आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता को कपोल कल्पना में माना है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिबर्टी जो लैटिन भाषा के शब्द से का लिबर शब्द से बना है। ठीक है दोस्तों, जो लिबर्टी लैटिन भाषा के शब्द लिबर शब्द से निकला है, जिसका तात्पर्य क्या है? स्वायत्ता, स्वच्छंदता, या हस्तक्षेप, या बंधनों का अभाव। तो बताइए सो, जो लिबर्टी शब्द है जो आपके लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है, इसका अर्थ क्या है? तो उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया प्रश्न। तो दोस्तों ये आपका है बंधनों का अभाव। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बंधनों के अभाव ही दोस्तों आपका स्वतंत्रता कहलाता है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अनलिबर्टी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? टी.एच. ग्रीन ने, जे.एस. मिल ने, हेरोल्ड लासबेल ने, या जी.डी.एच. कोल ने। तो किसने की थी दोस्तों, बताइए जल्दी फटाफट। तो दोस्तों आपका जो अनलिबर्टी नामक पुस्तक है बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें ठीक है दोस्तों आपके स्वतंत्रता के विषय में बताया गया। तो दोस्तों ये आपका है जे.एस. मिल का, जॉन स्टुअर्ट मिल का है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो मिल द्वारा लिखी जो पुस्तक है आपका दोस्तों अनलिबर्टी नामक पुस्तक है। आगे चलिए, अगला प्रश्न है, राजनीति शास्त्र केवल सरकार का अध्ययन करता है, यह कथन किसका है? लिकाक का, गिलक्राइस्ट का, गार्नर का, या मैटलैंड का। तो बताइए सो फटाफट किसका है? तो दोस्तों जो राजनीति शास्त्र केवल आपका सरकार का अध्ययन करता है, ये आप दोस्तों कथन है आपका लिकाक महोदय का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए, अगला प्रश्न है, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक की रचना किसने की थी? डायसी ने, जे.एस. मिल ने, हेनरी मैन ने, या हेरोल्ड लास्की ने। तो बताइए सो, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों वो लिखे थे आपके हेरोल्ड लास्की ने। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, श्रेष्ठ नागरिक ही श्रेष्ठ राज्य का निर्माण कर सकते हैं, अतः राज्य के नागरिक आदर्श होने चाहिए। उक्त कथन किसका है? प्लेटो का, सुकरात का, कौटिल्य का, या अरस्तु का। तो बताइए सो कथन किसका है? तो कथन दोस्तों है आपका अरस्तु महोदय का। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, अगला प्रश्न है, नागरिक शासन में किस शासन व्यवस्था को अपनाने अध्ययन केंद्र माना जाता है? तो दोस्तों बताइए जैसे, नागरिक शासन में किस शासन व्यवस्था को अपनाने का अध्ययन केंद्र माना जाता है? राजतंत्र को, लोकतंत्र को, या सैनिक तंत्र को, या अधिनायक तंत्र को। तो यहाँ पे दोस्तों नागरिक शासन में जो आपका शासन व्यवस्था के अंतर माना जाता है वो दोस्तों लोकतंत्र को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए, अगला देखिएगा, इतिहास अतीत की राजनीति और राजनीति वर्तमान का इतिहास है, यह कथन किसका है? सीले का, फ्रीमैन का, मार्क्स का, या कैटलिन का। तो बताइए सो फटाफट, ये कथन किसका है? तो दोस्तों जो आपका इतिहास अतीत की राजनीति और राजनीति वर्तमान का इतिहास है, ये कथन आपका दोस्तों फ्रीमैन महोदय का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर किसी प्रश्न में कोई दिक्कत हुई है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको कि आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसे लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।